पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है इसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी, फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी जस्टिफाई करना है हम लोगों को एक रिलेशन को। गिवन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ओके, तो ये जो रिलेशन हमको गिवन है यहाँ पर, इसको हमको जस्टिफाई करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए दो मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड वेन डायग्राम का मेथड है और दूसरा मेथड जो कि स्टेटमेंट या थ्योरेटिकल मेथड है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल मेथड देखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कैसे प्रूव करते हैं क्वेश्चंस को। आज की क्लास में और भी डिटेल में उनको देखेंगे, तो इसको आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। जो मुझे बताना है यहाँ पर, जो चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो ये है कि थ्योरेटिकल मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस रिलेशन को। तो इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं कि लेट एक्स इज एन एलिमेंट of the set a minus b intersection c minus b। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि a माइनस बी दो सेट्स का डिफरेंस है, c माइनस बी दो सेट्स का डिफरेंस है, और ये इंटरसेक्शन है। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन करने से भी एक नया सेट आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक सेट है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी एक सेट है। तो हमको प्रूव ये करना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो इसके प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने सपोज किया कि लेट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट शोन इन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये सेट हमको शो किया गया है, इसका एक एलिमेंट है एक्स। तो एक्स अगर इसका एक एलिमेंट है, देन एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, देन एक्स बिलोंग्स टू सेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी। अब इसी बात को हम लोग थ्योरेटिकली एक्सपैंड करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे सामने के आता है। तो आप मीनिंग यहाँ समझिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ये एक्स इस पूरे सेट का एलिमेंट है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज x belongs to a minus b intersection c minus b, therefore it means or which implies that x belongs to a minus b and x belongs to c minus b। ये इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पर यूनियन होता तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते और। इसको ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन के लिए एंड और यूनियन के लिए और वर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार, इस पूरे स्टेटमेंट का थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब ज़रा इसको ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और a माइनस बी सेट का मतलब क्या होता है? a माइनस बी सेट का मतलब होता है a में से b के एलिमेंट्स को निकालने से बना हुआ सेट। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ओके, एंड जो आगे लिखा हुआ उसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो आएगा x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है चीज़ें। अब थोड़ा सा आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज करेंगे। लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a इंटरसेक्शन c है, और ये a इंटरसेक्शन c तब होगा जब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c हो। तो इसके लिए हम लोग करेंगे ये कि x बिलोंग्स टू a यहाँ वाला एंड x बिलोंग्स टू c यहाँ वाला, इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे। ओके, चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, लिखेंगे वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। देन x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। ओके, साथ में आप देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, साथ में आप देख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू b दो बार लिखा हुआ है, तो इसको डबल बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही लिखेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अब ज़रा इसको देखिए,
एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, एंड के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया कि एंड के प्लेस पर हम लोग इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। क्लियर? आप जब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मतलब था एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। आप ध्यान से देखें तो सेम चीज़ कुछ ऐसी ही यहाँ पर भी लिखी हुई है जैसी कि यहाँ पर लिखी है इस लाइन में, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी अगर ऐसा था तो इसको हम लोगों ने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो सिमिलरली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c माइनस बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c माइनस बी। अब थोड़ा सा आप यहाँ से देखें, यहाँ से आपको राइट हैंड साइड की झलक यहाँ से मिल गई कि a इंटरसेक्शन c माइनस बी, a इंटरसेक्शन c माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट आपने लिखा था ये वाला, और ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपने लिखा ये वाला, इन दोनों को देखिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x एक एलिमेंट है जो इस सेट का भी मेंबर है और x ही एलिमेंट है जो कि इस सेट का भी मेंबर है। तो x एक एलिमेंट है जो दो सेट का मेंबर है, तो ये तब हो सकता है जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पहला वाला सेट है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है ये राइट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट है। सबसेट है तो इस बात को लिख सकते हैं कि सेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। सबसेट, सबसेट के लिए मैंने यहाँ पर ये सिंबल यूज़ किया, नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ सेट शोन इन द राइट हैंड साइड मीन्स ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ये एक रिलेशन यहाँ से आ गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन फर्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को अपना फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ये शो किया कि राइट हैंड साइड वाला सेट लेफ्ट हैंड साइड वाले का सबसेट है या लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट है, ऐसा हम लोगों ने शो किया यहाँ पर, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सिमिलरली सेम बात हम लोग कर सकते हैं राइट हैंड साइड के सेट को लेकर, और आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा, लिख कर शो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नहीं, केवल वैसे ही समझेंगे। आप एग्ज़ाम में अपने लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। फोकस करिए यहाँ से जहाँ पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन माइनस बी। ओके, इसका मतलब ये, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ऊपर का जो है इसको आप भूल जाइए, फॉरगेट कर जाइए, और ये सोचिए कि हम लोगों ने जैसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था वैसे ही अब हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c माइनस बी। ठीक है, अब क्या करना क्या है कि इसी प्रोसेस को रिवर्स करते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है। जैसे ये हुआ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ एंड ये फाइनल स्टेप। तो जब आप फाइनल यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर फाइनल स्टेप पर आ जाएंगे तो जो रिलेशन आपने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड सेट इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड सेट, ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी मीन्स राइट हैंड साइड सेट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी। और जब आपने ऐसा लिखा तो यहाँ से बिल्कुल भी कंक्लूड हो गया कि जब पहला सेट दूसरे का सबसेट, दूसरा पहले का सबसेट, ये दोनों बातें ही करेक्ट हैं, तो ये तभी केवल हो सकता है कि जबकि वो दोनों सेट आपस में इक्वल हों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। और
इसी बात को हमको जस्टिफाई करना था, शो करना था, प्रूव करना था, हम लोगों ने कर दिया। जिस मेथड से किया ये मेथड होगा यहाँ पर थ्योरेटिकल मेथड, जिसमें हम लोग x को एज्यूम करते हैं। एक चीज़ का आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक्स में देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एलिमेंट लिया था x, ठीक इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने के लिए आप चाहें तो x ले सकते हैं, नहीं तो कुछ बुक्स में इसको y लेकर करते हैं कि y बिलोंग्स टू दिस, फिर बाद में ऐसा ऐसा करके आता है तो x y वहाँ पर इक्वल हैं, बात सारी वही होती है। आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा, मैंने तो यहाँ पर x लेकर ही किया है, लेफ्ट और राइट दोनों से। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है टू फाइनाइट सेट्स हैव स्मॉल n एंड स्मॉल n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। दो सेट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m और n हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56। पहले सेट जिसमें एलिमेंट m है उसके सबसेट्स 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। पहला सेट जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, उसके टोटल सबसेट्स, दूसरे वाले सेट जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, उसके सबसेट से 56 मोर है। तो फाइंड क्या करना भाई, द वैल्यूज ऑफ m एंड n फाइंड करना है आपको। आपको ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन में हमको दो सेट्स गिवन हैं, दोनों सेट्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये पता है। ये पता होने से हमको ये पता चल गया कि दोनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमको मालूम है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दोनों सेट्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का डिफरेंस है 56, और यहाँ पर पहला जो सेट है उसके सबसेट्स ज़्यादा हैं दूसरे वाले सेट के। कितने ज़्यादा हैं? 56। तो दोनों सेट के सबसेट्स का टोटल डिफरेंस 56 है और हमको फाइंड करना है फिर m और n की वैल्यूज़ क्या होंगी। आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, पहला एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो लिखेंगे आप नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। इसी तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है? 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 56। फाइंड करके m और n की वैल्यू को हमको यहाँ पर फाइंड करना। देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 56। 2 रेज़ टू पावर n को यहाँ से कॉमन फाइंड करें तो बचेगा 2 रेज़ टू पावर m अपॉन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। मैं थोड़ा सा एलिमेंट्री कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो आएगा 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। जिनको भी ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया होगा कमेंट करेंगे, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, या टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप अपने डाउट्स को वहाँ पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक आपको गिवन है चैनल का, वहाँ पर आप कभी भी अपने किसी भी डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर या कैसे भी किसी भी तरीके से आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आया 2 रेज़ टू पावर m 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। 56 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7, और यहाँ से 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। कंपेयर करिए यहाँ पे दोनों साइड को, बाई कंपेयरिंग दोनों साइड्स इक्वल हैं, फॉर्मेट भी उनके सेम हैं, तो उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 रेज़ टू पावर n के प्लेस पर राइट हैंड साइड में है 2 रेज़ टू पावर 3 और इसके प्लेस पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 7। तो दोनों को हम लोग इंडिविजुअली कंपेयर करें। 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 विच इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। फर्स्ट वैल्यू यू हैव गॉट। सेकेंड, 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 which implies that 2 raised to power m minus 1 is equal to 7 plus 1 8. Now put the value of n, that is 3. 2 raised to power m minus 3 is equal to 2 raised to power 3. कंपेयर करिए एक्सपोनेंट्स की पावर्स को, तो m माइनस
3 इज इक्वल टू 3, यहाँ से आंसर आएगा m इज इक्वल टू 6. देन वैल्यूज ऑफ m एंड n आर 6,3. Okay, this was your example number 19. Okay, now we are going to example number 20. In example number 20, it's very simple example. हालांकि थोड़ा सा पहले ही आ गया है, थोड़ा बाद में आता तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता. खैर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ a and b are two finite sets then na plus nb is equal to. आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि na is number of elements in set a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. दोनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमको सम फाइंड करना. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ से हमको फाइंड करना है एन ए प्लस एन बी. देन यू कैन सी दैट एन ए plus NB of right hand side is equal to NA union B plus NA intersection B. So this is simply your answer in this case. घबराइए मत, ये आगे अभी आज की क्लास में ढेर सारा आ रहा है. ओके नाउ, तो यहाँ तक हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया. ओके, यहाँ से क्लास का एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जिस दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम. वेन डायग्राम को यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं फिगर के मेथड से, फिगर बनाकर, जिसमें हमको थ्योरेटिकल मेथड या कैलकुलेशंस पर मत जाना हो, केवल अपने लॉजिक्स को यूज़ करके, वेन डायग्राम को यूज़ करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकें. ओके, चीज़ों को देखिए. यहाँ पर हमारे पास में दो सेट्स हैं. यहाँ पर सपोज करिए सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और ये जो स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना हुआ है, दिस इज यूनिवर्सल सेट यू. ओके, जब भी कभी दो सेट्स की बात होगी तो एक वहाँ पर यूनिवर्सल सेट तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो सेट ए एंड सेट बी. अब मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इसमें ज़रा शेड करिए ए यूनियन बी का रीज़न क्या होगा. तो ए यूनियन बी के रीज़न का मतलब हुआ कि जिसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स हैं. तो आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन होगा जिसमें ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स होंगे, ये पूरा. ओके, इस पूरे रीज़न को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी. एनी डाउट? ठीक है, फिर आपसे कहा जाए कि आप ज़रा ये बताइए कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है. ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते हैं कॉमन. ये बड़ा वाला ये वाला सर्किल आपको सेट ए का रीज़न शो कर रहा है, ये वाला सर्किल आपको सेट बी का रीज़न शो कर रहा है. तो ये बीच वाला जो रीज़न आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये वो रीज़न है जहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ओके, तो ये जो बीच वाला रीज़न होगा, ये रीज़न होगा एक्चुअली इंटरसेक्शन का. तो ए इंटरसेक्शन बी को आपने यहाँ से शो कर दिया. ए यूनियन बी को शो करना था, तो पूरे में जहाँ पर ब्लू लाइंस थी वो था. ठीक है, आगे आइए. चलिए सेकंड वाले में देखिए. सपोज करिए कि ये सेट है ए और ये सेट है यू. शेड करना है आपको रीज़न ए कॉम्प्लीमेंट का. ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया गया था कि ए को छोड़कर सारा, तो ए यहाँ तक है, इसको छोड़कर सारा, तो इसको छोड़कर सारा अगर आप देखें तो ये जो पूरा रीज़न है आउटर का, बाहर का रीज़न, ये पूरा रीज़न यहाँ पर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का रीज़न. ओके, एनी डाउट? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आगे एक इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं ए माइनस बी का क्या मतलब होता है. ए माइनस बी, तो आपको बताया गया था कि ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में से बी को निकालो. ए में से बी को निकालो. ये है सेट ए, ये सेट बी, ए में से बी को निकालो. तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए ए में कितना बी घुसा हुआ है, यानी ए में बी का कितना पार्ट है. तो आप देख सकते हैं कि ये सर्किल तो है ए, और ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है ये बी का है जो ए में एंटर कर गया है.
ठीक है। तो यानी कि इस वाले रीज़न को हम लोग बाहर कर देंगे, इस वाले रीज़न को हम लोग बाहर कर देंगे। a माइनस बी का मतलब हुआ a में से b को निकालो, तो ये है a, इसमें से b को निकालो, b को निकालोगे तो जो बचेगा वो होगा a माइनस बी, तो बचेगा ये वाला पार्ट। ओके, ये जो पार्ट बचेगा ये पार्ट है आपका a माइनस बी का पार्ट। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे कहे कि भाई चलिए आप बताइए कि b माइनस ए क्या है, तो b माइनस ए बिल्कुल सिमिलर होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। b माइनस ए का मतलब होगा b में से a को निकालो, तो b में से a को निकालो, ये है b और ये है a, इसमें से a को निकालो तो जो बचेगा, a को निकालोगे तो जो बचेगा वो b माइनस ए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर शेड कर सकते हैं। एनी डाउट? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। हम लोग यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से, इंटरसेक्शन को कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को कैसे करेंगे, डिफरेंस को कैसे करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी अंडरस्टैंडिंग पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन है, शो दैट a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से दो सेट्स का डिफरेंस भी सेट होगा, इंटरसेक्शन भी सेट होगा, ये बातें आप समझते हैं। हमको यहाँ पर ये शो करना है कि जो तीन सेट यहाँ पर गिवन है, पहला a माइनस बी, दूसरा a इंटरसेक्शन b और तीसरा b माइनस ए, ये कैसे हैं? ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ज़रा फिगर आप देखिए पुराना, जस्ट पहले का जो अभी आपको बताया, तो इसमें आप देखिए a माइनस बी कहाँ है, a माइनस बी ये वाला पोर्शन है। तो इस वाले फिगर में ज़रा a माइनस बी वाले पोर्शन को शेड कर दें आप, तो शेड कर दिया भाई, ये पोर्शन हो गया a माइनस बी का। ओके, इसको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, a माइनस बी है ये। ठीक है, इसी तरीके से b माइनस ए क्या है, तो b माइनस ए को भी इसी में शेड कर दीजिए, तो ये हो गया b माइनस ए वाला पोर्शन, ब्लू पेन से जो मैं शेड कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया b माइनस ए, भाई इसको भी मेंशन कर दिया, हाँ कर दिया मेंशन। चलिए, ये बीच वाला पार्ट क्या है? ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इंटरसेक्शन का। ओके, तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट यहाँ पर इंटरसेक्शन का पार्ट है, तो इसको भी मेंशन कर दिया, इसको मेंशन कर दिया। a इंटरसेक्शन b, सेट a है और ये सेट b है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन कलर्स यूज़ किए गए हैं, तीनों कलर्स अलग अलग जगह पर हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों ये सेट कैसे हो गए? तीनों ये सेट हो गए यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आप आइए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ऐसे खाली रीड करने से, पढ़ने से इनको ज़्यादा कुछ समझ में आता वाता नहीं है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने तीन सर्कल्स का वेन डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इनको मेंशन कर देता हूँ। सेट ए, सेट बी, सेट सी। ओके, ये वाला फिगर मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इस वाले फिगर को मैंने लिया है राइट हैंड साइड के लिए। हम देखते हैं कि क्या ये दोनों फिगर की शेडिंग इक्वल आती है, सेम आती है। अगर ऐसा होगा तो ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा। मैं आपको वेन डायग्राम मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a इंटरसेक्शन b, तो भाई देखिए जरा इस रीजन को शेड करिए। a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ a और b का कॉमन, a और b का कॉमन यहाँ पे रीजन कौन सा है? तो आप देखेंगे कि a और b का कॉमन रीजन यहाँ पर ये है a इंटरसेक्शन b। क्लियर? अब इस रीजन का a इंटरसेक्शन b का c के साथ में इंटरसेक्शन लीजिए। c सेट क्या है? c सेट है ये वाला पूरा, आप देख सकते हैं ये पूरा सेट है c। ड्रॉ करिए इसको कंप्लीट, शेड करिए इसको ऐसे। शेडिंग करते समय ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ब्लू और रेड दोनों लाइंस कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, ये जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई हैं ये मैंने इसके लिए बनाई हैं, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। सी के लिए मैंने यहाँ पे रेड बनाया है। दोनों कहाँ पर हैं? यानी कि ब्लू और रेड दोनों जहाँ पर होंगे वहाँ पर होगा कॉमन, वहाँ पर होगा इंटरसेक्शन। तो वो आप देख सकते हैं कि वो भाई वो ये रीज़न है, इसको मैं डार्क रेड कर दे रहा हूँ। बात क्लियर है यहाँ पे? तो ये रीज़न है जो हमको शो कर रहा है a इंटरसेक्शन b
इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में लिखा हुआ है पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजन होगा वो आप समझ पा रहे हैं, ये वाला रीजन है बी इंटरसेक्शन सी। और इसका हम लोगों को क्या करना है, ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना। ए कहाँ पर है, तो ए है ये, पूरा जो रीजन है ये वाला, ये है रीजन ए, इसमें ए के एलिमेंट्स हैं। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभी कि आप बताइए जरा कि ये रेड और ब्लू लाइंस ये कहाँ पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फिर से आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन आएगा, जिसको फिर से मैं रेड डार्क कर रहा हूँ, डार्क रेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वो रीजन है जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले फिगर में ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों फिगर में आप देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रल पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट हैंड साइड का जो सेंट्रल पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। आप देख सकते हैं कि दोनों पोर्शन ज्योमेट्रिकली सेम है, एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर एक्चुअल में क्या है, ये दोनों सेट एक्चुअल में इक्वल हैं। दोनों सेट इक्वल हैं तो ये रिलेशन भी कैसा है, ये रिलेशन भी इक्वल है, यानी कि जस्टिफाई हो गया आंसर भाई। हम लोगों ने शो कर दिया कि हाँ ये सही है। ठीक है, इसी तरीके से अब आइए अगले वाले पे। इसमें लिखा हुआ है शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो सेट्स हैं, तो पहले तो एक हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, परफेक्ट वेन डायग्राम जिसमें एक यूनिवर्सल सेट भी हो। ये ड्रॉ कर लिया भाई पहले वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब आप यहाँ पर सेट ए सेट बी ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी अभी आपने पीछे देख रखा है कि ये इन दोनों सर्किल्स को मिलाकर जो रीजन बनेगा, ये पूरा जो रीजन बनेगा ये है ए यूनियन बी। तो मैं बात करूं, आप बताइए जरा इसके कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि सेट के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल में बाकी सारा जो हो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो शेडेड पोर्शन है उसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ। ए यूनियन बी ये पूरा, और इसको छोड़कर बाकी जो बचे वो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो रेड से यहाँ पर शेड किया जा रहा है ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ही है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर जी, सब समझ में आ रहा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा। चलिए भाई, अच्छा समझ में आना चाहिए, अच्छा समझ में आया इसीलिए आपको समझाया जा रहा है। तो आगे बढ़िए, राइट हैंड साइड में आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ भाई ए को छोड़कर बाकी सारा। तो ये है ए, इसको छोड़कर बाकी सारा, इसको छोड़कर बाकी सारा अगर मैं शेड करूं तो ये होगा पोर्शन। ठीक है, देखते रहिएगा देखते रहिएगा। ए को छोड़कर करना भाई, ए के अंदर नहीं जाना है, ए की बाउंड्री को लीव कर दीजिए, बाकी सारा जो बचेगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा, अब की बार हमको बी को लीव कर देना होगा। तो ये बी है, बी को लीव करो, बी को लीव करो, बी को लीव करेंगे, बी के लीव करने से जो बचेगा वो क्या बचेगा उसको आपको देखना है। ठीक है, चलिए बी को लीव करना था, बी है यहाँ तक होगा। क्लियर है? चलिए ये आपने कर दिया, शेड कर दिया रीज़न को। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट को किससे शो किया था, ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया गया है ब्लू लाइन से, और बी कॉम्प्लीमेंट को किससे शो किया गया है, बी कॉम्प्लीमेंट को शो किया गया है रेड लाइन से। चाहिए क्या, चाहिए हमको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों जहाँ पर हों। तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर में रेड और ब्लू दोनों जहाँ पर हैं उसी फिगर में, सॉरी,
इस वाले फिगर में रेड और ब्लू दोनों लाइंस जहाँ पर हैं सेम वही रीज़न आपको जस्ट ऊपर वाले फिगर में भी रेड लाइंस से शो किया गया है, जो कि था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न दोनों रीज़न सेम है। इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। और वेन डायग्राम में जो हम लोगों को अभी जो मुझे समझाना है आपको लास्ट चीज़ इस पर, इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, वहाँ पर भी चीज़ें आपको और क्लियर होंगी वेन डायग्राम से। तो जो लास्ट है वो ये वाला रिलेशन है जिसको हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले सेट की लेबलिंग कर लें, ए बी सी, ए बी सी। लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का क्या मतलब हुआ कि बी और सी, ये हो गया सी वाला और बी दोनों के टोटल एलिमेंट्स, बी और सी दोनों का रीज़न। तो दोनों का रीज़न हम लोगों ने शेड कर दिया इस तरीके की लाइन से। ओके, ये हो गया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, तो ए वाला रीज़न जो है उसको ज़रा शेड कर दीजिए। ए वाले रीज़न को आप शेड करेंगे तो ये रीज़न होगा। तो दोबारा यहाँ पर मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि रेड और ब्लू दोनों लाइंस किस रीज़न में क्रॉस कर रही हैं। तो ये वाला जो रीज़न है इसको फिर से मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये वाला जो रीज़न है ये रीज़न ही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो रिलेशन हमको यहाँ पर गिवन है इसका अगर हम लोग शेडिंग करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन रीजन। तो ये हो गया ए और बी का कॉमन, क्लियर। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन, ए और सी का कॉमन, ये हो गया ए और सी का कॉमन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर यूनियन चाहिए। ब्लू वाले रेड वाले दोनों रीजन्स का यूनियन चाहिए। तो यूनियन के लिए तो कंबाइंड कर रहे हैं ना, करेंगे ना, दोनों को लेंगे। तो इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये वाला जो रीजन होगा ये रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं कि दोनों रीजन इक्वल हैं, दोनों रीजन सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन भी ट्रू है, सही है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेट थ्योरी सॉल्व एग्जांपल्स पार्ट 2। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन अ सिटी 20% of population travels by car, 50% travels by bus and 10% by both car and bus. What percent of people travel by car or bus? तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रॉब्लम सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है। एग्जाम में आपके सामने आ गया तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम पूछा गया है ये किस लेसन का, किस टॉपिक का है। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो रिक्वायर्ड टैक्टिक्स हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो भी आपको रिमाइंड हो जाएंगे, प्रॉब्लम आपको इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये सेट थ्योरी का प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है। सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, किस मेथड को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखा हुआ इन ए सिटी 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार, 50% ट्रेवल्स बाई बस एंड 10% बाई बोथ कार एंड बस। व्हाट परसेंट ऑफ पीपल ट्रेवल बाई कार और बस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर ये करना है कि सेट फॉर्म में इस पूरे स्टेटमेंट को आप कंसीडर करिए, इसको लिखिए।
Okay, so let NC, what is NC? Okay, number of पीपल ट्रैवलिंग बाई कार, कार से ट्रैवल करने वाले लोगों के नंबर को, लोगों की संख्या को हम लोगों ने एन सी शो किया है। सी क्या है? सी इज़ द सेट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाई कार। तो यहाँ पर एन सी आपको जो गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है, क्लियर? 20%। 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाई कार। बस से कितना ट्रैवल करते हैं, यानी बी एन बी, तो ये है 50%। 50% ट्रैवल बाई बस एंड 10% बाई बोथ कार एंड बस। बोथ स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, बोथ का मतलब दोनों, ओके, दोनों को इंक्लूड किया है। 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों से ही ट्रैवल करते हैं, मतलब दोनों से ट्रैवल करने का क्या मतलब? तो अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि दो वर्ड को आप ध्यान रखिएगा सेट थ्योरी के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, एंड और। एंड अगर कहीं पर आएगा तो इंटरसेक्शन, और अगर और कहीं पर आएगा तो यूनियन। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? एंड का। कार एंड बस, कार एंड बस, तो मतलब इंटरसेक्शन। तो कॉमन कितने हैं? एन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10%। फाइंड क्या करना है? परसेंट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाई कार और बस। तो देखिए यहाँ पर और आ गया, तो और का मतलब क्या हो गया? यूनियन। तो फाइंड क्या करना है आपको? एन सी यू बी, क्लियर? तो जैसे ही आप स्टेटमेंट वाले डेटा को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आपको इंटरप्रेट होने लगेंगी। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हम अपने इस गिवन प्रॉब्लम में अप्लाई करें तो लिखेंगे एन सी यूनियन बी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी। फाइंड करना है हम लोगों को यूनियन। देखिए यहाँ पर एन सी कितना है, एन सी यहाँ पर कितना है? तो एन सी यहाँ पर है 20%। एन बी कितना है? एन बी है यहाँ पर 50%। कॉमन कितना है? 10%। तो बचेगा कितना? 70% माइनस 10% इज इक्वल टू 60%। मीन्स in the city there are 60% of population which travels by car और बस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22 पर आइए। ओके, ये था एग्जाम्पल नंबर 21 और हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22। ओके, लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए यूनियन बी कैन हैव। ए यूनियन बी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये हमको बताना है। तो फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेट थ्योरी की इस प्रॉब्लम में फिर से बात हो रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स की, या फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स की। तो ऑब्वियसली फॉर्मूले इन्हीं सब टाइप के यहाँ पर यूज़ होंगे। तो जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है आप पहले उसको मेंशन कर लीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में। क्वेश्चन में गिवन है कि सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज़ 6 एलिमेंट्स। सो लेट अस सपोज देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी सच दैट number of elements in the first set is equal to 3, number of elements in the second set is equal to 6. Find the minimum number of elements that A union B can have. We have to find number of elements in A union B. केवल नंबर ही नहीं फाइंड करना है, ये मिनिमम, ओके, मिनिमम कितना नंबर ये हो सकता है हमको ये यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो फिर से हम लोग फॉर्मूले को ज़रा लिखते हैं यहाँ पर। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप समझ सकते हैं कि राइट हैंड साइड में एन ए प्लस एन बी, ये तो फिक्स्ड हो गया, और इस टोटल में से माइनस हो रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा राइट हैंड साइड फिर इक्वल बन जा रहा है एन ए यूनियन बी के। तो राइट हैंड साइड में माइनस हो रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी,
और माइनस होने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एन ए यूनियन बी। तो बाय लॉजिक आप समझ सकते हैं कि इसमें जो रिजल्टेंट है उसमें मिनिमम वैल्यू हमको तब मिलेगी जबकि जो माइनस होने वाली क्वांटिटी है, यानी जो इंटरसेक्शन होने वाली क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि ये एन ए प्लस एन बी तो फिक्स्ड ही है, ये इतना तो फिक्स्ड ही है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्या मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में कितने एलिमेंट्स मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इस वाले में 6 एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, तो कॉमन मैक्सिमम हो सकते हैं 3। ओके, तो एन ए यहाँ पर हो गया 3, एन बी हो गया 6, मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं 3, तो बचेगा क्या 6। इसका मतलब ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे यहाँ पर वो होंगे 6। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, in a survey 76% Indians like oranges, 62% like bananas. What percent of people like both oranges and bananas? मैं एक्सप्लेन करूँगा, करना आपको इसको खुद अपने आप से ही है। in a survey 76% Indians likes oranges, तो आप इसको लिख सकते हैं NO, है ना, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ऑरेंजेस, तो NO 76, NB 62। फाइंड क्या करना है, बोथ ऑरेंजेस एंड बनाना। ऐसे कितने लोग हैं जो ऑरेंजेस और बनाना दोनों को यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना रहेगा आपको यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है NO इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है। तो सारा डेटा मेरे ख्याल से यहाँ पर गिवन है, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक आपको गिवन है, वहाँ पर अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ ग्रुप ऑफ 950 people, 750 can speak Hindi, 460 can speak English. Find how many can speak both Hindi and English. Both Hindi and English, इसका क्या मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि NH इंटरसेक्शन E। क्लियर, फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, आपको गिवन है कि 750 कैन स्पीक हिंदी, लेकिन ये नहीं गिवन है कि 750 कैन स्पीक हिंदी ओनली, पूछ रहा है कि कैन स्पीक हिंदी ओनली। इसका मतलब ये जो 750 हैं ये केवल कैन स्पीक हिंदी वाले नहीं हैं, ये इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, हमको चाहिए केवल क्या, हमको चाहिए कैन स्पीक हिंदी ओनली। इसका मतलब जो 750 हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले मिक्स हैं, इसमें से हमको जो केवल हिंदी बोल सकते हैं उनको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। तो हिंदी माइनस इंग्लिश करना है, तो इसका मतलब इसमें हमको फाइंड करना रहेगा NH माइनस ई, NH माइनस ई। ठीक है, इसी तरीके से जो यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसमें है कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E माइनस H। इंग्लिश में से हिंदी वालों को निकाल देंगे, हिंदी में से इंग्लिश वालों को निकाल दिया, हिंदी में से इंग्लिश वालों को निकाल दिया तो खाली हिंदी वाले बचे, इंग्लिश वालों में से हिंदी वालों को निकाल दिया तो खाली इंग्लिश वाले बचे। तो ये 3 चीज़ें हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। आई थिंक क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के केस में फॉर्मूले बताए, ये फार्मूला बताया, फार्मूले पे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा ये मेथड मैंने आपको सिखाया। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा, और चेंज मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, लेकिन किस मेथड से सॉल्व करूँगा, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा लेकिन वेन डायग्राम के मेथड से सॉल्व करूँगा, जिससे कि आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकें। ठीक है,
तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में कितने सेट्स का डिस्क्रिप्शन गिवन है, कितने तरह के सेट्स हैं। तो आप इसके लिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ आप देखिए, ग्रुप ऑफ 950 पीपल। तो ग्रुप ऑफ 950 पीपल का मतलब टोटल 950, टोटल का मतलब हुआ यूनियन, सॉरी हाँ यूनियन ही आप कह सकते हैं, क्योंकि दो सेट्स होंगे तो उनका यूनियन बनेगा, वही हाँ। तो 950 पीपल टोटल का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट। 750 कैन स्पीक हिंदी, पहला सेट। 460 कैन स्पीक इंग्लिश, दूसरा सेट। तो यहाँ पर इस केस में दो सेट हैं। ओके, इस केस में हमारे पास में दो सेट हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं भाई। तो ओके, इधर मैं लिखता हूँ H यानी हिंदी, और इधर लिखता हूँ U यानी इंग्लिश, और ये टोटल हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल कितने लोग हैं भाई? टोटल हैं ग्रुप में, कैसा ग्रुप है? हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों का ग्रुप है। इसमें टोटल 950 पीपल हैं। 950 पीपल का मतलब हुआ यूनियन। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम की हेल्प से प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ। एक बार आप सीख गए तो आप आगे की भी प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे ये जो टोटल रेड पोर्शन है, ये है 950। ध्यान दीजिएगा, 950। 750 कैन स्पीक हिंदी। तो ये जो पूरा सर्किल होगा, ये पूरा सर्किल कितने का होगा? पूरा सर्किल ये होगा 750 का। 460 कैन स्पीक इंग्लिश। ये वाला जो पूरा सेक्शन होगा, ये कितने का होगा? ये होगा 460 का। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये सर्किल है 750, ये सर्किल है 460, और ये टोटल है 950, यानी कि यूनियन है 950। इसका मतलब ये कॉमन दो बार है ना, सेट ए का भी ये पोर्शन है, सेट बी का भी पोर्शन है। तो इसमें दोनों के एलिमेंट्स होंगे, कॉमन होंगे, लेकिन उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे केवल। ठीक है, उसको केवल एक बार ही लिखेंगे। तो ये जो बीच में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये कितने हैं? अगर हम लोग इसको देखें तो इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? 750 प्लस 460 माइनस 950। कोई डाउट यहाँ पर? कितना आंसर आएगा? तो ये आंसर आ जाएगा 260। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कितने लोग हैं? 260। अब ध्यान से देखिए, कॉमन पोर्शन आपको पता चल गया कि 260 है। सर्किल एच में कितने हैं? 750। 750 से अगर आप 260 को माइनस कर देंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा? तो यही वाला पोर्शन बचेगा। और ये पोर्शन कौन सा पोर्शन होगा? ये वो पोर्शन है जिसमें आपने एच में से ई को माइनस कर दिया है। तो इसमें जो एलिमेंट्स बचेंगे, इसमें जो नंबर्स बचेंगे, वो एन एच माइनस ई के होंगे। कितने होंगे ये? इसके लिए क्या करना होगा आपको? 750 माइनस 260 कितना आएगा? 490। ओके, तो ये हिंदी स्पीकिंग पर्सन कितने हैं? 490। ठीक इसी तरीके से अब जरा यहाँ पर आइए, तो ई में कितने एलिमेंट्स हैं? ई में टोटल हैं 460। कॉमन कितने निकल गए? 260। तो ये जो पोर्शन है, क्या है ये पोर्शन? ई माइनस एच। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो 460 माइनस 260 इज इक्वल टू 200। एनी डाउट? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 175। यानी कि जितने भी सेट्स होंगे आगे चल के, उन सभी का यूनियन यहाँ पर कितना हो रहा है? उन सभी का यूनियन यहाँ पर हो रहा है 175। चलिए आगे बढ़िए।
175 students. Following data shows that the number of students opting one or more subjects. डेटा क्या है, 5 पॉइंट्स में डेटा आपको गिवन है. पहला है मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40. एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई, कितने सेट्स होंगे यहाँ पर, 3 सेट्स होंगे. तो हम लोग यहाँ पर 3 सेट्स पहले ले लेते हैं. 3 सेट्स हमने यहाँ पर ले लिए. ठीक है, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया केमिस्ट्री. ठीक, चलिए आगे बढ़िए. मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले कितने स्टूडेंट्स, 30. इसका मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी एम पी सेट में कॉमन एलिमेंट्स 30, एम सी सेट में कॉमन एलिमेंट्स 28, पी सी कॉमन एलिमेंट्स 23, एम पी सी तीनों में कॉमन एलिमेंट्स 18. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली. स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा भाई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना. टाइम का भी ध्यान रखना, टाइम ना वेस्ट हो. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. तीनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं. फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों का कॉमन है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 18 है. ठीक है, इसमें 18 है. चलिए आगे बताइए, मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं. पहले करते हैं कॉमन वाले नोट कर लेते हैं. ठीक, चलिए आइए यहाँ से. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कॉमन कितने हैं, 30. मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कॉमन है ये रीज़न, इसमें है 30, इतने 18, तो बचे यहाँ पर 12. चलिए आगे आइए. मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कॉमन रीज़न है ये, इसमें टोटल मेंबर्स कितने, 28, इतने में 18, तो बचे कितने, 10. चलिए आइए. मैथ्स में टोटल कितने, मैथ्स में टोटल 100, ये इतने कितने, 12 और 18 कितने हो गए, 30 और 10 ये 40. तो ये बचा हुआ पोर्शन कितने का हो गया, बचा हुआ पोर्शन हो गया 60 यानी 60 का. अब यही वो पोर्शन है जो मैथ्स ओनली का है. समझ पा रहे हैं. इसका मतलब केवल 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ्स को यहाँ पर ऑप्ट किया हुआ है. चलिए आगे बढ़िए. फिजिक्स में टोटल कितने हैं भाई, फिजिक्स में टोटल है 70 और फिजिक्स का सर्कल है ये, इसका रीज़न है ये, जिसमें से 30 पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये कितना हुआ 40. तो फिजिक्स में कितना हुआ ये 40. ओके, तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए, यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, हालांकि पूछा नहीं गया. तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हुए, ओनली फिजिक्स वाले हुए यहाँ पर 40. चलिए आगे बढ़िए. केमिस्ट्री में कितने, केमिस्ट्री में है 40. ओके, केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री में है 40. तो ये है केमिस्ट्री का पोर्शन. 18 और 10 कितने हो गए, 28. तो बचे कितने, 12. तो ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हो गए भाई, तो ओनली केमिस्ट्री वाले हो गए 12. तो मेरे ख्याल से वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा. लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है 26. क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसको सॉल्व आपको ही करना है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आप चाहें तो वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे तो जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उन वाले मेथड से सॉल्व कर लें. किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं.